बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीका से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग संपूर्ण जियोग्राफी यानी कि टोटल भूगोल को पढ़ने वाले हैं। यानी कि भूगोल से जितने हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, टोटल भूगोल को आज हम क्लियर करने वाले हैं, है कि नहीं? तो आप लोग क्लास में एकदम बने रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को करवाने जा रहा हूं। आप टोटल प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है बाबू? तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यानी कि अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था बाबू? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय हो जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद में फिर कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनःपूर्ति योग्य हो जाएगा। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है बाबू? आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कहां पे आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है बाबू? एक एक प्रश्न बहुत काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग सब टोटल प्रश्न को एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा, एक भी प्रश्न नहीं भूलना है। और टोटल प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है बाबू? जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। कौन हो जाएगा बाबू? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहां पे प्रचलित है बाबू? उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा बाबू? अधिक सिंचाई, है कि नहीं? काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए उपयुक्त है बाबू? तो कपास के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। ठीक है बाबू? आगे देखिएगा कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मृदा हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है बाबू? मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? बांगर। कौन है बाबू? बांगर। ठीक है। आगे देखिएगा भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नांगल बांध से। भाखड़ा नांगल बांध से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में क्या कह रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह नहीं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है बाबू? देश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? कहां होती है बाबू? मासिन राम। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ठीक है बाबू? चलिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। देश के क्या चीज कह रहे बाबू? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है?
महानदी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी। ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। भारत में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा? था आर्सेनिक। याद रखिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बना है बाबू? सतलज। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, सितंबर 1987। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना है बाबू? कावेरी नदी पर बना है। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? पतंजलि को मत कहिएगा बाबू। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। सुंदर वन है। देखिए 2017 में पूछा है, 19 में, फिर 19 में, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों पालियों में पूछा गया है। तब पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? काफी इजी प्रश्न है, मयूर है। ठीक है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कह रहा है कि एक है कि नहीं, एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर। संविधान का धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो बाघ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाए जाते हैं? तो डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो हम लोगों को केवल भारत में ही पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है बाबू? गुजरात में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है बाबू? उत्तराखंड में है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब? 1973 में हुई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है बाबू? तो असम में स्थित है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में हुआ। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग कहां पर कब होता है? किस बीमारी में होता है बाबू? तो कैंसर में होता है। आप लोग इस चीज को बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। आगे देखिए बाबू, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। क्यूनाइन का उपयोग किसमें होता है बाबू? मलेरिया में होता है। निम्नलिखित खनिज में कोडर्मा किससे संबंधित है? तो अभ्रक से है। किससे है बाबू? अभ्रक से है। लौह अयस्क है क्या? अनवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन है बाबू? अनवीकरणीय संसाधन। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। कौन सा राज्य है बाबू? उड़ीसा है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? मतलब कौन सी खनिज को हम लोग उद्योगों की जननी कहते हैं? तो लोहा को कहते हैं। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। क्या चीज से बनाया जाता है बाबू? तांबा और जस्ता दोनों से। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात को बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। भारत में किस खनिज का अभाव है? मतलब भारत में कौन सी खनिज का अभाव है? तो लेड हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मतलब बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न पूछ रहा है, निम्न में कौन? तो कोयला हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा होगा। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ, प्राकृतिक गैस पाई जाती है बाबू खनिज तेल के साथ, ठीक है। निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? निम्न में कौन एशिया के सबसे परमाणु मतलब कि निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर, ठीक है बाबू। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप लोग मिस मत कीजिएगा। सारे प्रश्न को टोटल प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीका से इन सब प्रश्न को याद करिएगा और पढ़ाई करिएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, भारत का यानी कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है तो बाबू डिगबोई में। कहां पे हो जाएगा? डिगबोई में हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब सर्वोत्तम अच्छा सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। सबसे घटिया कोयला है तो सबसे घटिया कोयला पीट हो जाएगा। सबसे घटिया कोयला क्या हो जाएगा बाबू? पीट हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहां पे है? मतलब हीराकुंड बांध है कि नहीं? तो हीराकुंड बांध ओडिशा में, ठीक है बाबू। तारापुर ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में, तारापुर ऊर्जा केंद्र कहां पे है बाबू? महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा बाबू? राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका कोयला भी एक ऊर्जा का ही स्रोत है, पेट्रोलियम भी मतलब पेट्रोल भी ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत मतलब करंट भी ऊर्जा का स्रोत है, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां पे है बाबू? तो डिगबोई हो जाएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है उसमें मुख्यतः कोयला पाया जाता है। झारखंड के जो झरिया क्षेत्र है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जादूगोड़ा झारखंड, जादूगोड़ा झारखंड हो जाएगा। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। इस क्वेश्चन को शायद हम रिपीट भी कराए हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। कितने हो जाएगा बाबू? 18 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, मतलब निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में है बाबू, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। भारत में मुख्यतः किस प्रकार, मतलब कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का पाया जाता है, क्या कोयला है कि नहीं, तब क्या बिटुमिनस, ठीक है बाबू, क्या चीज का, बिटुमिनस। भारत का प्राचीनतम कोयले का खान है रानीगंज। कौन सा है बाबू, रानीगंज। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, तो क्या हो जाएगा बाबू, कल्पकम परमाणु विद्युत केंद्र। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तब भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, मतलब प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो बाबू आप लोग का पेट्रोलियम हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। कैंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, कैंगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक हो जाएगा। किस राज्य में स्थित है बाबू, कर्नाटक में, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान हो जाएगा। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो 18 हो जाएगा। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां हुई, दार्जिलिंग। अब हम लोग बाबू चैप्टर नंबर 2 जो है कृषि, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ये चैप्टर का प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। आप लोग टोटल प्रश्न को अपने कॉपी पे लिखिएगा एकदम बेहतरीन तरीका से, और टोटल प्रश्न को आप लोग रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा। आप लोगों से प्रश्न से काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा, है कि नहीं। आप लोग एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग जितने प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं, जितने प्रश्न हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये टोटल के टोटल प्रश्न को आपको हर हाल में पढ़ना है और लिखना है, याद भी करना है कि नहीं। याद आपको कब होगा, आप वीडियो को रोक रोक करके इसको टोटल को एकदम कॉपी में लिखिएगा। बिना मेहनत के बाबू फल नहीं मिलता है, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो गेहूं जो है बाबू रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, तो धान जो है हम लोग को खरीफ फसल है। कौन सा फसल है बाबू, खरीफ फसल है। ऑपरेशन फंड क्या है, तो डेयरी विकास। क्या है बाबू, डेयरी विकास। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, धान। कौन नहीं है बाबू, धान। गेहूं की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, सॉरी बाबू, मतलब भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फसल कौन सा है, तो धान है। भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फसल कौन सा है, धान, यानी कि चावल। चावल है, क्या है, खरीफ फसल है। चावल कैसा फसल है बाबू, खरीफ फसल है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू, प्रोटीन का हो जाएगा। रबी फसल किस महीने में बोई जाती है, तो रबी फसल बाबू आप लोग को अक्टूबर और नवंबर महीने में रबी फसल की बुआई होती है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, मतलब कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, मतलब व्यावसायिक फसल किसको कहते हैं बाबू, मतलब ऐसा फसल जिसको बुआई करने के मतलब किसान
व्यवसाय के दृष्टि से उसका उपज करता है। जैसे गन्ना, ईख, ये जो फसल है हम लोग व्यवसाय के दृष्टि से करते हैं, मतलब गन्ना की खेती करते हैं और उसको बेच देते हैं, व्यवसाय करते हैं, है कि नहीं। जूट भी, तंबाकू भी, ये सब व्यवसाय के दृष्टि से किया जाता है, लेकिन गेहूं हम लोग व्यवसाय की दृष्टि से नहीं करते हैं। तो यही हमारा व्यवसायिक फसल नहीं है, और सारा मतलब टोटल्स क्या है, व्यवसायिक फसल है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि बाबू आप लोग को उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो उष्ण आर्द्र, है कि नहीं। चलिए, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो चावल खरीफ फसल है। आप लोग ध्यान रखिएगा बाबू, एक प्रश्न और पूछेगा कि भारत का प्रमुख द्वितीय खाद्य फसल कौन सा है, तो उसमें आप लोग गेहूं के पर टिक लगा दीजिएगा। अगर भारत का प्रथम खाद्य फसल पूछेगा तो आप लोग चावल पर टिक लगाइएगा। धान एक प्रकार का है, आश, अमन, वारो, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है, रबड़ भी रोपण फसल है, चाय भी है और गन्ना भी है। निम्नलिखित में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, क्या हो जाएगा बाबू, रजमा हो जाएगा। आगे देखिए बाबू क्या कर रहा है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो भारतीय खाद्य निगम। कौन बनाता है बाबू, भारतीय खाद्य निगम। अब हम लोग बाबू पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 3 से जितने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी आप लोगों को याद करना है और वो भी आप लोगों को पढ़ना है, एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ना है। एक भी प्रश्न को बाबू मिस नहीं करना है, टोटल के टोटल प्रश्न को क्या कर लेना है, याद कर लेना है और अपने अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है बाबू, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, उड़ीसा में है। कहां पे है बाबू, उड़ीसा में है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, मतलब निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग। ठीक है बाबू। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश का सहयोग से खोला गया, मतलब बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, तो रूस हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का कौन सा कच्चा माल है बाबू, तो चूना पत्थर हो जाएगा। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है कि नहीं, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग जो है हम लोग का कृषि पर आधारित नहीं है, मतलब सीमेंट उद्योग हम लोग को कृषि पर आधारित नहीं है। नेपाल प्रसिद्ध है, नेपाल जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो उर्वरक उद्योग के लिए। सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मतलब कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बेंगलुरु हो जाएगा। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है, मतलब कि निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है, तो सीमेंट। सीमेंट जो है हम लोग का कृषि आधारित नहीं है कि नहीं, मतलब कृषि पर आधारित नहीं है। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, कहां पे, जर्मनी में हुई थी। कहां पे हुई थी बाबू, जर्मनी में हुई थी। ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, तो दुर्गापुर में बनाया गया।
हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कहां? कहां बाबू बताइए तो? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा में। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ? तो चेन्नई। भारत का वर्मीधम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे बाबू कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? काफी बार रिपीट किया गया इस प्रश्न को आप लोगों के सामने, है कि नहीं? तो सीमेंट उद्योग हो जाएगा। अब हम लोग बाबू चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन, है कि नहीं? मनुष्य तथा अपने उपयोगी वस्तु को जिस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है उसे हम लोग परिवहन कहते हैं। संचार मतलब संचार यानी कि बात, समाचार, है कि नहीं? रेडियो, टेलीविजन, अखबार, ये सब संचार है। व्यापार मतलब खरीद बिक्री। इस चीज के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे और इस चैप्टर से जितने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम लोग को 2025 एग्जाम के लिए काफी लाभ देने वाला प्रश्न है, वही प्रश्न को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, यानी कि टोटल प्रश्न बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, वही प्रश्न हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो आप लोग टोटल प्रश्न को एनालिसिस कीजिएगा और अपने कॉपी पे एकदम बेहतरीन तरीका से लिखिएगा और पढ़िएगा। चलिए बाबू, सबसे पहले कह रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां स्थित है? मतलब कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो हाजीपुर हो जाएगा। कहां हो जाएगा बाबू? हाजीपुर हो जाएगा। कह रहे कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहां पे स्थित है बाबू? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? तो भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू? भारत हो जाएगा। बहुत काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? आप लोग इस प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट समझिए, यानी कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। नेकॉन ऑडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो महाराष्ट्र में चलती है। किस राज्य में चलती है बाबू? महाराष्ट्र में चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। उत्तर रेलवे क्षेत्र है। स्वर्णिमान चतुर्भुज है कि नहीं? संबंधित है क्या चीज से? सड़क मार्ग से। क्या चीज से संबंधित है? सड़क मार्ग से। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है क्या बाबू? दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। कहां पे बाबू? दिल्ली में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1986 ईस्वी में किया गया था। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, मतलब परिवहन मतलब कि मनुष्य तथा अपने उपयोगी वस्तु को जिस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है उसे हम लोग परिवहन कहते हैं। परिवहन के साधन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक मान लीजिए आप बाबू जल परिवहन, और एक क्या हो जाएगा? वायु परिवहन, है कि नहीं? और एक क्या हो जाएगा? स्थल परिवहन। क्या हो जाएगा बाबू? स्थल परिवहन। तीनों परिवहनों में से सबसे सस्ता परिवहन का साधन जल परिवहन है। वायु परिवहन सबसे महंगा साधन है। वायु परिवहन क्या है बाबू? सबसे महंगा साधन है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मतलब पक्की सड़कों की लंबाई, मतलब सबसे ज्यादा लंबाई की बात किया जा रहा है। लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? मतलब बिहार की सबसे पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे।
राष्ट्रीय जल मार्ग एक है, क्या है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण बाबू 1953 ईस्वी में किया गया। विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम मतलब एक पूरे विश्व की बात किया जा रहा है तो जल परिवहन हो जाएगा। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा बाबू। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है कि नहीं? तो गुजरात में है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है कि नहीं? यानी कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में किया गया। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मतलब उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है बाबू? तो उत्तर रेलवे मुख्यालय आप लोगों का दिल्ली में है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है बाबू कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 ईस्वी में किया गया। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का प्रथम निर्यात संबद्ध क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? तो कंडला हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे हो जाएगा। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र बाबू आप लोगों को पश्चिम बंगाल में स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है बाबू? मुंबई में है, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया यानी कि हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। इन्नौत बंदरगाह कहां स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अब हम लोग बाबू चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 5 से जितने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन। क्या पढ़ेंगे बाबू? बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन। यानी कि इस चैप्टर से जितने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये टोटल इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीका से करेंगे। ठीक है बाबू? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकटक से हुई? मतलब बिहार की कौन सी नदी की उत्पत्ति अमरकटक से हुई? तो सोन नदी, आप लोग याद रखिएगा। गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहां पे है बाबू? वाल्मीकि नगर में है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। मतलब उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहने की संभावनाएं रहती है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 यानी कि 38 जिले हैं। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में बाबू जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है बाबू? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? मतलब बिहार के भूमि के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% हो जाएगा।
बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार के कुल भूमि का 60 यानी कि 60% जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है, कृषि की भूमि है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? मतलब ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? मतलब देश की बात किया जा रहा है, मतलब बिहार से किस देश की सीमा से जुड़ी हुई है बिहार? तो नेपाल हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? मतलब किस नदी को हम लोग बाबू बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो इसका उत्तर कोसी हो जाएगा। कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ आने की संभावनाएं रहती है, इसी गुण के कारण उसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। कुशोश्रव स्थान किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में हो जाएगा। चिड़ियाघर की बात किया जा रहा है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में अभी अभी इस प्रश्न को बताया गया है बाबू 7% पर। कांवर झील किस जिला में स्थित है? जो कांवर झील जो है वो कौन सा जिला में स्थित है बाबू? तो बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? मतलब कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो रोहतास में होती है। रोहतास में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बंका में है। किस जिले में है बाबू? बंका में है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है तो कौन सा परियोजना हो जाएगा बाबू? सोन परियोजना। कौन सा परियोजना हो जाएगा बाबू? सोन परियोजना। उसके बाद में कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है तो भागलपुर जिला में। किस जिला में है बाबू? भागलपुर जिला में है। प्रश्न पढ़िए बाबू क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। करे बिहार संपन्न है, क्या है? मतलब बिहार क्या है? तो कृषि में। बिहार कृषि में संपन्न है, मतलब बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है बाबू? तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आगे देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है पाइराइट खनिज है। पाइराइट कैसा खनिज है? तो धात्विक खनिज है। कह रहा है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? मतलब कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी हम लोगों का बिहार में ही है, और उसके बाद में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये भी हम लोगों को बिहार में ही है। ठीक है बाबू। उसके बाद में नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना ये भी हम लोगों को कहाँ है बाबू? बिहार में ही है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर हो जाएगा। रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप कहां पे स्थित है बाबू? तो रेल वर्कशॉप आपको जमालपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बंका हो जाएगा। मंदार हिल किस जिला में स्थित है बाबू? बंका में है। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, एकदम बढ़िया से आप लोगों को ऐसा प्रश्न हम करवा दिया है ना बाबू कि आप लोग इसको एकदम बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप एकदम बेहतरीन तरीका से इसको याद कीजिए, बेहतरीन तरीका से पढ़िए। जब आप एग्जाम में जाएंगे ना
तो आपको लगेगा कि हाँ, देशराज सर ने ही हम लोगों का क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं, है कि नहीं? एकदम ऐसा ही होगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 6283 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन थी? मतलब कौन थी बाबू? तो ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो बिहार में मतलब सबसे ज्यादा आबादी किस जिला में है? तो बिहार में सबसे ज्यादा आबादी पटना जिला में है। ठीक है बाबू। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना थी? तो 10.5%, 10.5% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्नलिखित में से क्या थी? मतलब जब 2001 में जनगणना हुआ था तो उस समय बिहार की सिर्फ और सिर्फ बात किया जाए तो टोटल जनसंख्या कितनी थी? तो 8 करोड़ से अधिक बताया गया। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? मतलब बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से हम लोग कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत विद्युत परियोजना कहां है? तो भागलपुर में है। कहां पे है बाबू? भागलपुर में है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर जिला में स्थित है। उसके बाद में हम लोगों का बाबू चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन। इस चैप्टर से भी हम लोगों को एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से भी जितने इंपॉर्टेंट है, काफी प्रश्न है, वो टोटल प्रश्न को आप लोगों को हम करा रहे हैं। तो आप लोग मतलब बाबू इस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा और लिखने के बाद में टोटल प्रश्न को आप लोग भूलिएगा मत, बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। इस क्लास को कर लेंगे एकदम बेहतरीन तरीका से और इस क्लास के टोटल प्रश्न को आप लोग एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा। आप लोग एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग बेहतरीन तरीका से कीजिएगा। देखिए बाबू क्या कर रहा है? कह रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हम लोगों को प्रश्न कह रहा है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र मतलब मैप, नक्शा में नीला रंग के द्वारा किस चीज को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। क्या चीज को दिखाया जाता है बाबू? जल को दिखाया जाता है। ठीक है। इसमें से बाबू आप लोगों का एक क्लास हम लोगों का ज्योग्राफी यानी भूगोल का एक ही क्लास में टोटल हम खत्म किए। आप लोगों को कैसा लगा क्लास? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए और अपना राय को कमेंट में जरूर रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में।